लोकल सोच के खास कार्यक्रम बुलंद शख्सियत में, और आज हमारे साथ एक ऐसी बुलंद शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप उनका एक संक्षिप्त परिचय दे दें। आपको बता दें जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो देश के नामी गिरामी समाचार पत्रों में संपादक रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व निदेशक रहे हैं और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। माननीय के.जी. सुरेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, हमारा आपसे सर पहला सवाल ये है कि वर्तमान पत्रकारिता को सर आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान पत्रकारिता जो है एक चौराहे में खड़ी है। प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अखबारों की इसमें कई मुख्य सूचक हैं। एक आपके अखबार, खासकर अंग्रेजी अखबार की बिक्री कम हो गई है, उसका ग्रोथ कम हो गया है, बढ़ोतरी कम हो गई है। भाषाई पत्रकारिता जो है वो हावी हो रही है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो। भाषा, भारतीय भाषाई पत्रकारिता, लोग आज ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपनी भाषा में पढ़ना, सुनना और देखना चाहते हैं। तीसरा, अखबारों के बनिस्पत युवा पीढ़ी अब डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आज भी सबसे ज्यादा प्रतिशत विज्ञापन हासिल कर रहा है। तो ऐसे में एक सूचना क्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां गांव-गांव में हर व्यक्ति के पास मीडिया है, मीडिया के लिए एक्सेस है। लेकिन याद रखें कि वो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया की तरफ नहीं जा रहे हैं। आज वैकल्पिक मीडिया की तरफ वो जा रहे हैं। वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो स्थापित मीडिया घराने हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं और लोग वैकल्पिक, उनके रुचि के अनुसार आज उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। अब कंज्यूमर्स मार्केट है, सही मायने में उपभोक्ता तय कर रहा है कि मुझे क्या देखना है और जो उपलब्ध कराता है उसके पास जाता है। तो अब हम इंटीग्रेटेड न्यूज रूम की बात कर रहे हैं कि टेलीविजन भी डिजिटल मीडिया में आ गया है, अखबार भी डिजिटल मीडिया में आ गया है। तो सब जो है डिजिटल क्रांति का लाभ उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपको विशेषकर कोरोना के बाद, कोरोना पहला कोरोना से दूसरा कोरोना के लहर के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े तादाद में लोग मीडिया में कंटेंट चाहते हैं, लेकिन कंटेंट में आज उनके पास बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। हमारा दूसरा सवाल सर आपसे यही है, आपने हालांकि बहुत सारी चीज़ें दूसरे सवाल हमारे पूछने से पहले ही आपने बता दिया, लेकिन एक सर प्रिंट मीडिया का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर लगभग जितना मुझे याद है कि 137 ईस्वी पूर्व रोम से शुरुआत हुई प्रिंट मीडिया का, फिर हस्तलिखित होते थे, फिर उसके बाद छापे की मशीन आई और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब डिजिटल मीडिया है। तो प्रिंट की जो अहमियत है वो किस प्रकार है? देखिए, मैं खुद प्रिंट में पत्रकार रह चुका हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रिंट की विश्वसनीयता आज सबसे ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रिंट में भी पीठ पत्रकारिता का दौर रहा है, प्रिंट में पेड न्यूज का दौर रहा है। तो प्रिंट में बहुत सारे, प्रिंट को लेकर भी बहुत सारे विवाद रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद प्रिंट में जो एक सशक्त संपादकीय प्रक्रिया है और एक परंपरा है, जिसके चलते फैक्ट चेकिंग यानी कि तथ्यों का जांच परख करके उसको प्रकाशित करना, ये नहीं कि आज एक टेलीविजन चैनल है उसको ब्रेकिंग न्यूज मिल गया, अगले बुलेटिन में वो नहीं चलाएगा, वो टिकर चला रहा है तो टिकर को हटा देगा अगले बुलेटिन में। डिजिटल मीडिया का क्या है, वैसे ही है, आपने उसको हटा दिया तुरंत हटा सकते हैं। अखबार में जो समाचार जो छपा है वो वैसे ही है जैसे जो है आपका कमान से निकला हुआ तीर। तो एक बार वो निकल गया तो निकल गया, वो छप चुका है, लोगों के बीच बढ़ चुका है, फिर वापसी नहीं होती। तो इसलिए समाचार में आज भी समाचार पत्रों में वो प्रक्रिया कि आप कोई भी समाचार हो उसको अच्छी तरह जांच परख करके एक जिम्मेदाराना तरीके से, तो इसलिए आप देखेंगे कि जिस तरीके से इंफोडेमिक हुआ, एक
डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन समाज में हर तरह के प्रचार प्रसार हुए व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग फिर से एहसास करने लगे हैं कि जो छपा हुआ शब्द है उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है। देखिए सर, आपने प्रिंट मीडिया के बारे में आपने बताया, हमसे चर्चा की। सर, हमारा एक सवाल काफ़ी दिन से हमारे मन में था कि हम आपसे पूछें, क्योंकि आप इतने बड़े संस्थान के कोई गुरु हैं और शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े रहे। अभी हाल ही में जो अपने देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट, जी। उन्होंने खोजी पत्रकारिता को लेकर के एक कार्यक्रम के दौरान अपना वक्तव्य दिया कि खोजी पत्रकारिता गायब होती जा रही है, अब उस प्रकार की खबरें नहीं हैं। उसके बाद कई सारे समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों पर डिबेट भी शुरू। किस प्रकार से देखते हैं सर इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं तो अभी इस वर्ष के रामनाथ गोयनका पुरस्कार के चयन समिति जूरी का मेंबर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन शायद मीडिया घराने उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। आज भी जितने हम लोगों ने चयन किया उसमें काफ़ी कुछ खोजी, अब जिस तरीके से बाल मजदूरों को लेकर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर हुआ है, बहुत सारे विषयों को लेकर दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि टेलीविज़न में और जगह बहुत सतही समाचार, सतही स्तर का विवाद, आप जिसे कहते हैं विमर्श हो रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर मैं अक्सर कहता हूं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग वो खत्म होता जा रहा है। ग्राउंड जीरो में जाके, जमीन पे जाके वहां की हकीकत को लोगों के सामने लेके आना, ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वापस अपने जड़ों में वापस जाएं। पत्रकारिता जो हम लोगों ने बिल्कुल एक सतही स्तर पर पत्रकारिता करना शुरू कर दिया है, उससे हटकर आम आदमी के मुद्दों को लेकर, जनता के जनता अब पढ़ लिखी गई है। अब ग्रामीण इलाकों में भी एक बड़ा तबका जो है आज न्यूज़ को कंज्यूम कर रहा है, जागरूक है आज। तो इसलिए उनको ये नहीं एक मीडिया में ये संदेश जाना चाहिए मीडिया के बारे में कि मीडिया सब बिका हुआ है या मीडिया जो है पक्षपात करता है, पत्रकारिता नहीं हो रहा है, पक्षकारिता हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। मीडिया का सत्य और तथ्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको पुनर्स्थापित करने का समय है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता जगत में एक नाम रखता है। हजारों छात्र प्रत्येक वर्ष यहाँ गढ़े जाते हैं पत्रकार के तौर पे, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो है अपने नए परिसर पे भी जा रहा है, आपके कार्यकाल में जा रहा है। तो क्या नवाचार होंगे और छात्रों को, जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको फर्क क्या संदेश? देखिए, 30 साल के इतिहास में पहली बार हमारे विश्वविद्यालय ने 1,03,000 का आंकड़ा पार किया। ये पहले कभी नहीं हुआ। हमारे विश्वविद्यालय पहली बार इंडिया टुडे के रैंकिंग में आए। पहली बार हमारे विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय बना जो इस देश में सबसे पहले 7 नए पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने शुरू किया। हमारे रीवा परिसर से हमने ग्रामीण पत्रकारिता शुरू किया, तो भोपाल परिसर से हमने फिल्म पत्रकारिता शुरू किया। सबसे ज़्यादा फिल्म पत्रकारिता के पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में हम लोग देते हैं। तो हमारी एक पहचान है माखनलाल की। और हम नए परिसर में भी अभी परसों के दिन नववर्ष के उपलक्ष्य में हमने इंटरनेट रेडियो जो है वो हमने शुरू कर दिया। नए परिसर में सामुदायिक रेडियो करमवीर हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। वहाँ एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय, वो भी हम लोग पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो उदंत मार्तांड हिंदी के पहले जो समाचार पत्र हैं उसके जो संपादक हैं, उनके स्मृति में हम लोग एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग ओपन में क्लासेस होंगे, जिस तरीके से शांति निकेतन में क्लास होता है उस तरीके से हम लोग कक्षाएं लगाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं कि, और यही नहीं, साथ में प्लेसमेंट भी हो रहा है। अभी जी मीडिया ग्रुप ने आके यहाँ प्लेसमेंट किया, कुछ बच्चों का चयन हुआ है। एक जो है यहाँ के एक बड़े कम्युनिकेशन कंपनी आई। अभी इस हफ्ते फिर कल परसों में एक और कंपनी आ रही है। हम प्लेसमेंट में भी जोर दे रहे हैं। तो हमारे प्रयास है कि, और इतना एक्सपोजर, इतना सारे वेबिनार, सेमिनार, और वो भी विभिन्न विषयों पर, यानी कि बाल अधिकार से लेकर ट्रैफिक वायलेशन से लेकर, ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को रूबरू नहीं कराते हैं। और हम इंडस्ट्री के लोगों को अपने यहाँ एडजंक्ट प्रोफेसर नियुक्त कर रहे हैं
ताकि उनको सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि प्रायोगिक बातें जो है उनको सीखने को मिले। और लगातार अभी हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल के साथ हम लोग अब एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जल्दी। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयास हम कर रहे हैं ताकि उसका पूरा लाभ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिले। कोविड का दौर सब काफ़ी 2-3 सालों से कोविड का दौर चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सर कोविड का प्रभाव काफ़ी देखा गया। ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लगातार जो जुड़ाव होना चाहिए वो छात्रों, प्रोफेसरों, शिक्षकों के साथ नहीं हो पा रहा है। अब फिर से सर एक बार कोविड की तीसरी लहर आ रही है। ऐसे में कैसे, क्या प्लान है सर? किस प्रकार? देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित हो। हमने पिछले वर्ष कोविड के दौरान इंटीग्रेटेड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें हम अपने सभी परिसरों के भोपाल, रीवा, खंडवा, उस वक्त हमारा नोएडा परिसर भी हुआ करता था, उसको भी जोड़कर हमने एक जैसे क्लासेस सभी अपने विद्यार्थियों के लिए हमने उपलब्ध कराए। उसके बाद लगातार कई सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से हम न सिर्फ अपने बल्कि हमारे 1600 अध्ययन केंद्र हैं, उन 1600 अध्ययन केंद्र के अपने विद्यार्थियों तक भी हमने जो है शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया। अपने सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक लाइव के थ्रू, जूम के माध्यम से हम उन तक पहुंचने का हमने प्रयास किया। बीच में हमने खोला भी, बीच में विशेष अनुमति दी गई। जब जैसे जैसे रियायतें मिलती रही शासन की तरफ से कि आप कुछ लोगों को बुला सकते हैं, तो हमने कहा कि आप आके प्रयोगशाला का लाभ लें, स्टूडियो का लाभ लें। तो हम लगातार प्रयास ये करते रहे। लेकिन अब फिर से ये तीसरा लहर, अब हमारे यहाँ एक विद्यार्थी भी बाधित हुआ है, एक अतिथि शिक्षक भी बाधित हुए हैं और एक एडजंक्ट प्रोफेसर भी बाधित हुए हैं। तो जाहिर है कि उसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे विद्यार्थी, हमारे संकाय और हमारे कर्मचारी की सुरक्षा है, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले हम चाहते हैं कि वो कहते हैं जान है जहान है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, हमारा विश्वविद्यालय की एक पहचान है कि हम समय पर प्रवेश और परीक्षण दोनों कराते हैं। हम समय पर नतीजे लेकर आते हैं, कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो हम अपने जो टाइम शेड्यूल है, जो एकेडमिक कैलेंडर है, उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। अभी भी ऑफलाइन होने के बावजूद कई बच्चे, क्योंकि हमारे दूसरे प्रदेशों से हैं, कोई बिहार से है तो कोई यूपी से है, अन्य प्रदेश झारखंड से है, तो हमने सिर्फ जो बच्चे भोपाल के हैं जो आ पा रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन, और वही कक्षाएं हम ऑनलाइन के माध्यम से भी साइमल्टेनियसली, जबकि 100% ऑफलाइन शासन की तरफ से निर्देश आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कि कोई भी छूटे नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए हमने लगातार जो है ऑनलाइन के क्लासेस भी चलते रहे। तो हम लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पत्रकारिता जैसे एक प्रायोगिक विषय में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन अब परिस्थिति ही नहीं उसके लिए उचित है, तो फिर कठिनाई तो है। हजारों छात्र सब पत्रकारिता के सपने को लेकर के इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत। क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि किन नैतिक मूल्यों के आधार पर जब वो पत्रकारिता करके महाविश्वविद्यालय से निकलें, तो क्या उनके एथिक्स होने चाहिए पत्रकारिता में? सबसे पहली बात तो देखिए, उनको ये उम्र अध्ययन करने की है। वो जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, चाहे किताबें हों, समाचार पत्र हो, डिजिटल हो, जितना देख सकते हैं, टीवी हो, यूट्यूब हो, जितना कंटेंट मिल सके, जितने लोगों से मिलना मतलब आप भीड़ में जाके ये नहीं यानी कि जो सार्थक, जो मीडिया के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, इससे अनुभव आप प्राप्त करें, ये हम चाहते हैं। और कुछ भी, विशेषकर मीडिया के छात्र, कुछ भी साझा करने से पहले उनका एक विशेष दायित्व बनता है। वो अन्य युवाओं की तरह नहीं है। सोच समझकर, क्या कोई भी चीज लाइक के लायक है या नहीं, ये देखने के बाद ही उसको लाइक, शेयर, ट्वीट, रीट्वीट करे। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोचे, उसका शोध करें, उस विषय में गहराई से जाएं, उसके बाद ही उस विषय पर टिप्पणी लिखें और अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस का उपयोग उन गरीब, पिछड़े, ऐसे लोगों के समर्थन में करें
जो ज़रूरतमंद है अपना भी फोटो लगाइए, खान पान का भी लगाइए, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर जिनका सामाजिक सरोकार है उनको लेकर भी, क्योंकि आपका पेशा अन्य लोगों से अलग है, आपको जिम्मेदारी के साथ आपको करना होगा। आपको नफरत नहीं फैलाना है, आपको अफवाहें नहीं फैलानी है, आपको अपना जो है वो पहचान, आप एक पत्रकार हैं, आपको निष्पक्ष होके, आपको जनपक्ष में आपको बातें रखनी है। आखिरी में सर, हमारा जिस विषय को लेकर के हम आए थे, हम रिलॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल को और पिछले 5 वर्ष से समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं रीवा से, और अभी भोपाल से भी प्रकाशन हमने शुरू किया है। इसका 11 जनवरी को रिलॉन्चिंग कर रहे हैं सर, उसमें सर एक शुभकामना संदेश आप सर ये दें। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई युवा पत्रकार अपने एक मंच के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और बुलंद सोच एक ऐसे ही सोच का नतीजा है कि हमको समाज को जागरूक करना है। समाज के बीच में हमको लोगों को अपने हक के बारे में और उनके दायित्वों के बारे में, दोनों राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्यों के बारे में भी नागरिक को जो है सचेत करना है, उसके अपने अधिकारों के बारे में भी उसको बताना है, और सरकार और समाज के बीच में एक सेतु का कार्य जो है वो आपका बुलंद सोच करेगी और बेजुबानों की आवाज बनेंगे आप, उसका बुलंद आवाज बनेंगे। ये मेरी शुभकामना है। और आप इसी तरह आप रीवा ही नहीं, भोपाल ही नहीं, अभी तो पूरे देश में अपने ये सुविचार और सकारात्मक, पत्रकारिता में नकारात्मकता, आपको जो नकारात्मक हो रहा है उसको दिखाना पड़ता है, लेकिन समाज की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाना है। अच्छे काम हो रहे हैं, वरना समाज को ये लगेगा कि शायद इस दुनिया में सिर्फ नकारात्मकता ही है। वो सकारात्मक संदेश भी आप जन जन तक पहुंचाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।